नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 और हृदय की देखभाल के बारे में। बतौर विषय विशेषज्ञ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी जी को। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। हम एक बार पुनः बताना चाहेंगे, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कोविड-19 और हृदय की देखभाल, तो डॉक्टर साहब, ये कोविड होने के बाद ये जो हृदय रोगियों को क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्यों हो जाता है, समस्याएं इनकी ज़्यादा क्यों हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। आज के दौर में हम देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है कोविड मानते हैं, तो हमारा जो सारा फोकस होता है कि लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि लंग्स के अलावा भी और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हार्ट है, ब्रेन की वेसल्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड में और कोविड में भी, तो पहले मैं कोविड की बात करता हूँ, उसके बाद पोस्ट कोविड। तो अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड में जो हो रहा है कोविड-19 की वजह से, जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसके कारण ब्लड में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी है। तो वो जो क्लॉट्स है, जो खून की नलियाँ हैं, उसके अंदर बनता है, तो जो लंग्स में होता है उसके कारण डैमेज होता है लंग्स, जिसको निमोनिया बोलते हैं। एक्चुअली वो निमोनिया नहीं है, वो लंग डैमेज है एक्चुअली, जो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से डैमेज हो गया लंग। तो यही जो ब्लड क्लॉट है जब हार्ट में बनता है तो मरीज़ को हार्ट अटैक आ सकता है। कई बार देखा गया कि यंग पेशेंट में, जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, इनको हार्ट अटैक है और वो क्लॉट बनने की वजह से रहता है। इन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नहीं रहता जी। तो इस तरह का जो हार्ट अटैक है इन पेशेंट्स में आता है। जो दूसरे तरह का इन्वॉल्वमेंट है हम देखते हैं हार्ट का, वो ये है कि जो हार्ट का मसल है पर से, वो वायरस की वजह से इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें कि हार्ट का मसल वीक होके जो हार्ट का फंक्शन है वो नॉर्मल जो फंक्शन है 60-65% रहता है, वो कम होकर 20-25% पे आ जाता है। मरीज़ का बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और एकोकार्डियोग्राफी में हमने देखा कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया हार्ट का फंक्शन। तो ऐसे पेशेंट में सांस भी बहुत ज़्यादा फूलता है, जैसे कि लंग का इन्वॉल्वमेंट 1 या 2 का स्कोर है इसमें सीटी स्कैन में, लेकिन पेशेंट का बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है। तब हम देखते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसे वायरल मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। तो जो स्टेरॉइड्स देते हैं इसमें, ये स्टेरॉइड्स का काफ़ी रोल रहता है, और स्टेरॉइड देने से भी ये मरीज़ ठीक होते हैं। बाकी एज सच इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है यही हो सकता है। तो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट आपका हार्ट का हो सकता है। तो वायरल मायोकार्डाइटिस, जिसमें कि हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है और फेलियर में चला जाता है पेशेंट, और दूसरा हार्ट अटैक आने की समस्या। जी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है, फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। 9-3-21 को पहला डोज लग रहा था मैं वैक्सीन जी, और उसके बाद जी राजेंद्र जी। हाँ जी 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 9-3-21 को मैं लगवाया था वैक्सीन पहला हाँ डोज। हाँ हाँ। उसके बाद 3 अप्रैल को मेरे को कोविड हो गया। अच्छा। पॉजिटिव आया, जांच करवाया तो कौन सा वैक्सीन? मैं दवाई लिया, उसके 20-25 दिन बाद लिया उसको दवाई। जी, आपने कौन सा वैक्सीन लगवाया था? कोविशील्ड की कोवैक्सीन? कोविशील्ड। डॉक्टर साहब कोविड लगवाया था, कोविड वाला। जी 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 डॉक्टर साहब, इन्होंने मार्च में लगवाया था वैक्सीन, और अप्रैल में उनको 1 महीने, ठीक 1 महीने बाद इनको कोरोना हो गया, और उन्होंने पूरी दवाई ले ली, 25 दिन हो गए हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। जो नए ICMR के गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से, एक बार अगर आपको कोविड हो जाता है और कोविड से आप सिम्टम फ्री हो जाते हैं, मान लीजिए कि 15 दिन में, 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में, यूजुअली सिम्टम फ्री होने के बाद में ये रिकमेंडेड है, क्योंकि जो नॉर्मल नेचुरल इनेट इन्फेक्शन आपको हो रहा है वायरस से, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ लेवल हैं वो काफ़ी अच्छे आपके बॉडी के अंदर तैयार होते हैं, और काफ़ी हाई लेवल के तैयार होते हैं, और आपका प्रोटेक्शन काफ़ी दिनों तक चलता है। तो जो रिकमेंडेशंस है वो बोल रहे हैं कि अब आपको 90 डेज़ की गैप में जो है वो वैक्सीन लगाना है। तो
ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। पहले ये था कि 4 वीक्स के बाद में लगाना था, बट ये देखा गया स्टडीज़ में कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के जो कारण जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं तो वो ठीक होने के बाद ही आप लगाइए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपके अंदर है ये एंटीबॉडीज़, तो आने वाले कम से कम 90 डेज़ में आपको इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस नहीं है। तो एक बार एंटीबॉडीज़ लेवल घटने लगे उसके बाद में वैक्सीन देने से फिर बराबर से जो एंटीबॉडी बूस्टअप होना है आपका वो बराबर से होगा। इसलिए आप 90 डेज़ के बाद में ये वैक्सीन सेकेंड डोज लगाइए। जी डॉक्टर साहब, ऐसे दिल के मरीज जिन्हें कोरोना हो जाए उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं और किस तरह की उसे सावधानी रखनी चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में दीजिएगा डॉक्टर साहब। पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। ज़रूर ज़रूर। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिकंदर महल है जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये था, मेरे को मतलब खाली सांस भरा भरा सा लगता है जी, और वही मतलब एकदम और बताते देर से लगता है, और कोई खास दिक्कत तो नहीं है, बस इसकी बारे में मेरे को जानकारी चाहिए था कि मेरा सांस कितना क्यों लगा हूँ। जी, कोरोना टेस्ट कराया था आपने? हाँ जी, कोरोना टेस्ट कराया था, 2 बार कराया था, वो निगेटिव है, कोई पॉजिटिव नहीं है कोरोना? नहीं। डॉक्टर साहब, इनको कोरोना नहीं है लेकिन सांस एकदम भरी भरी लगती है और घुटन जैसी लगती है, कह रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोरोना नहीं है, निगेटिव भी है तो और 2 बार आपने कराया है टेस्ट, तो कोरोना होने के चांसेस कम हैं जी। और अगर सांस भरा भरा लग रहा है तो आपको जाके डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए। अभी जो आपके मन में डर है बहुत लोगों के मन में कि हम हॉस्पिटल कैसे जाएं, वहाँ पर कोरोना हो जाएगा, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो सारी जगह में कोरोना एकदम कम हो गया है। हॉस्पिटल्स में भी इक्का दुक्का मरीज़ ही हैं जो आईसीयू में एडमिट है, तो आपको कोई रिस्क नहीं है ट्रांसमिशन होने का। और वहाँ पर जाके आपको एक कार्डियक अपना चेकअप कराना चाहिए जिसमें ईसीजी होगा, आपका एकोकार्डियोग्राफी होगा और ट्रेडमिल टेस्ट होगा, और इस सब से पता चलेगा कि आपको कोई कार्डियक समस्या है कि नहीं। दूसरा, अगर आपका सांस फूल रहा है तो पहले अगर आप स्मोकिंग करते थे या फिर आपको ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या थी तो वो भी आपकी जांच हो जाएगी, वो भी एक कारण हो सकता है आपकी सांस फूलने का। तीसरा, एक एलर्जी रहती है, एलर्जी के कारण भी आपको एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है जिसके कारण सांस फूल सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा के प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, या तो आपका लंग इन्वॉल्वमेंट है जो कोविड की वजह से नहीं है, या हार्ट की वजह से आपका सांस फूल सकता है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी, मतलब कोरोना नहीं है तो आप ये सब जांच पहले करवा लीजिए और देख लीजिए कि किस वजह से हमें सांस फूल रही है और क्या तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ऐसे मरीज, दिल के मरीज जिन्हें कोरोना हो जाए उन्हें क्या क्या तकलीफ हो सकती है और क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? हाँ, जो पेशेंट जिनको कोविड हो गया है तो हमने देखा कि जैसे मैंने बोला ब्लड क्लॉट जी, तो एक तो ब्लड क्लॉट बनने के दौरान जब कोविड हुआ है उस टाइम पे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो जो पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इन्फ्लेमेशन होता है शरीर के अंदर, इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो एक मार्कर है उसका HSCRP वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन के कारण आपके ब्लड क्लॉट हर जगह बनेंगे जो मैंने बताया। तो कोविड होने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी ये समस्या 3 महीने बाद भी आ सकती है क्योंकि काफ़ी परसिस्टेंट आपका इन्फ्लेमेशन बना रहता है। तो जो सिम्टम आपको आएंगे वो हार्ट अटैक के सिम्टम जो है वो है कि सीने के बीचों बीच आपको दबाव महसूस होता है, एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने पट्टा बांध दिया या कोई बैठ गया है। भारीपन क्लासिकल भारीपन है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे चेस्ट पेन नहीं हो रहा। चेस्ट पेन क्लासिकल नहीं होता, ये होता है कि आपको एकदम वजन ऐसा लगता है कि भारीपन, हेवीनेस इन द चेस्ट। और पेशेंट जब हमारे पास आता है तो ऐसा हाथ लेकर आता है फीस्ट यहाँ सेंटर के बीचों बीच। तो ये अगर सिम्टम है तो ये आपको कार्डियक सिम्टम है, और ये मत सोचिए कि आपकी एज 35-40 है तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अगर आप पोस्ट कोविड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इस तरह के सिम्टम अगर है तो सेंटर के बीचों बीच होगा। पेन जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, डिफ्यूज एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर एक पॉइंट पे कहीं पेन हो रहा है तो कार्डियक पेन नहीं है ये। अच्छा। और ये डिफ्यूज पेन होता है पूरे चेस्ट पर। ये पेन जो है आपका लेफ्ट हैंड में रेडिएट होता है, दोनों हाथ में रेडिएट हो सकता है, आपकी जॉस में रेडिएट हो सकता है, आपके कंधों के बीचों बीच भी रेडिएट हो सकता है। ये भी लक्षण निकलते हैं। हाँ, ये भी लक्षण। डॉक्टर साहब, आगे और इसके बारे में बात करते हैं, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। ईश्वर राजपूत भिलाई से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, मेरी पत्नी 6 महीने का प्रेग्नेंट है जी, तो अभी उसमें खाने पीने में क्या देना चाहिए और खास कर बहुत दर्द देता है।
ईश्वर जी, वैसे तो हमारा ये जो आज का विषय हृदय रोग से संबंधित है, फिर भी डॉक्टर साहब आपको खाने पीने के बारे में बताएंगे क्या खाना चाहिए। इनकी वाइफ गर्भवती है। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है तो मुझे आइडिया है जी। वैसे भी मेडिकल फील्ड में आइडिया रहता है। तो एक हेल्दी डाइट जो है 6 महीने का बच्चा है तो आप खुद के लिए 6 महीने का नहीं, प्रेग्नेंट, हाँ पेट के अंदर, तो आपको डबल डाइट लेना ज़रूरी है, कैलोरीज बढ़ाना है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपके थ्रू आपके बच्चे को भी जा रहा है। तो इसमें आप तो एक तो कैलोरी इंटेक आपका बढ़ाना पड़ेगा, जो आपका कैलोरी इंटेक है उसको एडिशन करके, तो मान लीजिए कि 3000 तक कैलोरीज आपको लेनी पड़ती है नॉर्मल, अगर 1500-1600 लेना है तो। उसके बाद में खाने में बहुत हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स को आप इंक्लूड करिए, और फ्रिक्वेंट डाइट भी इनका ले सकते हैं इसमें जो लेना है वो। और दूध, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको लेनी है ताकि जो बच्चे की ग्रोथ हो बराबर हो। दूध एक बहुत अच्छा डाइट है, कंप्लीट फूड है, हाँ। कैल्शियम आपको लेना है, आयरन जो खून बन रहा है तो हरी पत्तियों से आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देता है, फॉलिक एसिड, ताकि बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड ग्रोथ बराबर से हो। तो इस तरह का एक हेल्दी डाइट। और हमारा जो नॉर्मल डाइट है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये बहुत एक अच्छा डाइट है, कंप्लीट डाइट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन्स भी है, इसमें 1 चम्मच घी डाल दिए तो आपको फैट भी मिल जाता है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो ये सब आप ले सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, अपन लक्षण के बारे में आप मुझे बता रहे थे। तो हृदय, जी बहुत ज़रूरी है। इस मीडिया के दूरदर्शन के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं। तो इसके अलावा आपको पसीना आ सकता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। उसके बाद में आपको चक्कर, घबराहट और उल्टी हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं। अगर ओल्ड एज है आपको तो आपको चेस्ट पेन नहीं होगा, हैवीनेस नहीं होगा, आपकी एकदम से सांस फूलने लगेगी, हो सकता है आप बेहोश भी हो जाए। अगर डायबिटीज़ है आपको और ओल्ड एज है तो इसमें साइलेंट हार्ट अटैक आता है। साइलेंट अटैक का मायना ये है कि आपको सांस फूलेगा या चक्कर आके बेहोश हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास रश करना पड़ेगा और वहाँ जाकर पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक है। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि जो लोअर साइड का हार्ट अटैक है, जिसको हम इंफीरियर वॉल या राइट साइड की नली की वजह से है, जो हमारी राइट साइड की नली है वो नीचे की तरफ यहाँ सप्लाई कर रही है, वो पेट की तरफ है हमारा पोर्शन। अच्छा। तो इस तरह का जो हार्ट अटैक है उसमें गैस और उल्टियाँ और यहाँ पेट में दर्द नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें गैस की शिकायत है, वो इनो ले लेंगे, जेलोसिल ले लेंगे, लेकिन रात में उनको हार्ट अटैक होता है और कई बार पता चला कि डेथ्स भी हो जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह के भी सिम्टम अगर है आपको तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो एक मेरा सलाह ये रहेगा कि प्लीज़ आप डॉक्टर मत बनिए, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर, टेक अ ईसीजी होने के बाद ही कंफर्म होगा और रिपीट ईसीजी किया जाएगा आपका 1.5 घंटे बाद, और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। मतलब पूरे डॉक्टर के पास जाके हमको हर तरह की जांच करवानी चाहिए और उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले लेते हैं। जी ज़रूर। हेलो। जी सर। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, उसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत जी, अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले तो आपको और डॉक्टर साहब जी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि कोविड-19 से हमारे जो हृदय और फेफड़े जो किस तरह से प्रभावित होता है, और कैसे पता चलेगा कि हमारे हृदय और फेफड़े को ये कोविड-19 का प्रकोप हुआ है, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं। और उसके बाद अगर प्रकोप हो भी जाता है तो हमको किन किन बातों को सावधानी रखना है, किन बातों पर विशेष ध्यान रखना, ये जानना चाहते हैं। जी। अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो हमारा एक मूल मंत्र ये होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हमको देखनी है। जैसे मैं डिस्कस भी कर रहा था प्रोग्राम के पहले, तो 98% लोग तो ठीक हो जाते हैं थोड़ा सा सर्दी खांसी होकर, तो और नॉर्मल होम आइसोलेशन में ठीक हो जा रहे हैं। तो मेनली जो है वो लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हमें पता है। उसके बाद में सेकेंड जो है वो आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर ब्रेन भी आपका इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कुछ मात्रा में ज़्यादा अगर हार्ट इन्वॉल्व होता है, तो फिर आपको सांस फूलने की शिकायत होगी। जैसे आप थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो हाँफने लगेंगे। तो उसके पहले ये अगर हो सैचुरेशन आप देखते रहिए घर में, और अगर सैचुरेशन कुछ कम होता है आपका ऑक्सीजन लेवल, लेकिन बहुत ज़्यादा 90 तक मत रुकिए। हमने ये देखा है कि अगर सैचुरेशन आपका 96 से 94, 93 तक आ जा रहा है तो अलार्मिंग साइन है। दूसरा, इससे ज़्यादा मैंने देखा क्लिनिकली पर्सनली कि आप सैचुरेशन के बदले आप देखिए कि आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की गति, क्या वो बढ़ रही है। सबसे पहले वही होगा। तो अगर आपका सांस लेने की गति नॉर्मल 14 से 16 है, अगर आप देख रहे हो कि 20 हो गई है, तो फिर तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर फिर मेडिसिन मिलेगा
और मेडिसिन भी लेंगे, फिर बाकी सारी जांचें होंगी जी। तो ये सांस उसकी वजह से फूल सकता है। दूसरा हमने बताया कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट से भी आपका सांस फूल सकता है। तो दोनों को हम देख कर उसमें भी सांस ही फूलेगा आपका, पैदल चलने से फूलेगा, थोड़ा सा भी बाथरूम तक जाएंगे उसमें सांस फूलेगा, थकावट होगी, घुटन आएगी और सांस नहीं आ रही, इस तरह की समस्याएं आएगी जी। एक बहुत स्पेशल सिम्टम है कार्डियक वाला जो मैं बताना चाहूँगा दोनों की सांस फूलने को। अगर फेफड़े की वजह से सांस फूलता है हम उसको हम ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, और अगर हार्ट की वजह से फूलता है उसको हम कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? जी जी। तो जो फेफड़े वाला जो है वो पैदल चलने से नहीं, बैठे बैठे भी आपका सांस फूलेगा। जो हार्ट वाला है वो पैदल चलने से पहली बार आपको जानने में आएगा कि वो है। दूसरा ये है कि जो हार्ट वाले पेशेंट्स हैं जब वो लेटते हैं तो लेटने के बाद इनका सांस फूलता है, जिसको हम पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं, क्योंकि सारा ब्लड जो है पैर से हार्ट की तरफ आता है और हार्ट के ऊपर लोड आता है। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में रात में 2-2:30 बजे नींद खुल जाती है और वो एयर के लिए एयर हंगर आता है। तो ये क्लासिकल सिम्टम है। तो इस तरह का अगर सिम्टम हो रहा है तो आपको ज़रूर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है और हार्ट की वजह से आपका सांस फूल रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये हार्ट है या लंग डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कोरोना और हृदय रोग की देखभाल के बारे में, हृदय की देखभाल के बारे में और उससे संबंधित समस्याएं और उसके समाधान के बारे में। डॉक्टर साहब, एक आम भ्रांति है लोगों में ये कोरोना वैक्सीन को लेकर, खासकर गांव के लोगों को, कि ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग लगवाना नहीं चाहते हैं कि इसे लगवाने के बाद हमको कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी या फिर खून का थक्का जम जाएगा। तो ये भ्रांति को कैसे दूर किया जाए और आप क्या इसका समाधान बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, भ्रांतियां हैं जैसे हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं। तो लेकिन मैं इस दूरदर्शन के माध्यम से और एज अ रेस्पॉन्सिबल नागरिक ऑफ द कंट्री और एज अ डॉक्टर ऑल्सो आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है। और बेस्ट एग्जांपल मैं अपनी मदर का देता हूँ। शी इज़ 84-85 ईयर्स एज और उनको वैक्सीन लगा और उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल। आई बी सरप्राइज, जैसे गांव के लोग हैं वो कभी स्कूल नहीं गई, बट उन्होंने कभी नहीं, पेपर पढ़ती है वो, टीवी भी देखती है, बट उनके मन में ये भ्रांति पैदा नहीं हुई। तो उन्होंने वैक्सीन लगाया, सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ और उनको फीवर तक नहीं आया। तो एक सोच है हमारी जी। तो ये बहुत सेफ है वैक्सीन। जो नॉर्मल हम बचपन में वैक्सीन जब हम लगाते थे तो हमने देखा है कि हमको थोड़ा बहुत बुखार आता था, तो ये बुखार आ सकता है आपको। और इस वैक्सीन से किसी की भी जान नहीं जाती, ना किसी की जान अभी तक गई है। तो इसलिए हमको ये भ्रांति दूर करनी है। और गांव में अगर एक बार हो जाएगा कोरोना तो सबको स्प्रेड होगा और फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। और एक बार लंग पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट आपको बचा नहीं सकता, ये हम जानते हैं जी। तो इसलिए हमको सभी लोगों को यूनिवर्सल जो वैक्सीन है वो लेना है। और सभी को गांव-गांव में, जैसे पंचायत के थ्रू जो सरपंच है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने गांव की मीटिंग्स लेनी चाहिए, मितानिन लोग हैं, और वो खुद वैक्सीन लेके बताना कि हम भी ले रहे हैं और आप भी लीजिए। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल आप सेट करते हो कि देखिए मैंने लगाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सुरक्षित हूँ, आप भी लगाइए। तो इस तरह से हम जो मिसकंसेप्शन
और उसको दूर कर सकता है। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हर जगह के लोग हैं, वो इस तरह की जो भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं और एजुकेशन से और इन्फॉर्मेशन से ही ये भ्रांति जो है वो दूर होगी। जी डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले लेते हैं। जी। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम महेंद्र भार्गव। जी महेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि मैं उम्र है 46। जी ओके। मैं जिम प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जिम वगैरह मारता हूँ, मैं हैवी प्रैक्टिस। तो मैं ना सप्लीमेंट ले सकता हूँ क्या? मैं गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ था। क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं आप, किस तरह का? सप्लीमेंट यानी जिम में जो सप्लीमेंट लेते हैं, क्रेटीन वगैरह जो भी है। नहीं, ये मेरा प्रश्न ये टॉपिक नहीं है, बट इसकी जानकारी मैं ज़रूर दूंगा आपको। कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो रेकमेंडेड नहीं है। हम देख चुके हैं यहाँ पर कि उसके अंदर स्टीरॉइड्स रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपकी जान भी ले सकती है। यहाँ पर रायपुर में एक केस हो चुका है जिसकी वजह से एक यंग लोग पेशेंट की जान गई थी। और हमारी स्टडीज़ में और हमारे यहाँ पर भी जो कार्डियोलॉजी के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या टॉक्स होते हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन उठाया गया था। तो जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है, आपकी किडनीज डैमेज होती है, इसलिए आपको किसी भी तरह का सप्लीमेंट जो है वो नहीं लेना है। जो नॉर्मल हमारे जो प्रोटीन्स है, अगर आपको प्रोटीन ही मिलना है तो नेचुरल प्रोटीन लीजिए। कोई भी चीज़ को हम अगर नेचुरल फॉर्म में लेते हैं वो नुकसान नहीं करेगा और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहता है। तो आप पनीर ले सकते हैं, दूध से बनी सारी चीज़ें ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। बट नॉन वेज अगर नहीं भी लेना है तो वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन इस बहुत अच्छा सोर्स है। टोफू का आपको वो मिलता है, पनीर आता है, वो पनीर को ले जाइए और इसमें खाइए आप। तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये मार्केटिंग वाले गिमिक्स करते हैं और आपको बहला फुसलाकर इस तरह से कुछ नहीं होता। अगर होगा भी वो टेम्पररी रहेगा। आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो नॉर्मल खाना खाइए, नेचुरल खाइए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में भी आपका शरीर अच्छा रहे। डॉक्टर साहब एक फ़ोन और आ रहा है, हम लेते हैं। हेलो जरूर। हेलो मैडम, मैं जय सिंह राठौर जानकी चांपा से बोल रहा हूँ। जी जय सिंह जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मान लीजिए कोई हार्ट का ऑपरेशन और उसे कोविड हो जाता है और वो भर्ती है हॉस्पिटल में, तो उसे हार्ट का दवाई दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, जो चल रहा है? अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ, अगर हार्ट का पेशेंट अगर है तो आपको दवा जो है चल रही वो हार्ट की दवा दी जाएगी, क्योंकि दोनों की समस्या जो है वो अलग अलग है ना। तो इसीलिए आपको जो हार्ट की मेडिसिन खून पतला करने वाली यूजुअली क्लोपिग्रेल या एस्पिरिन जो चलता है वो देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोविड में जो रेकमेंडेड है, अभी नए ड्रग्स आए हैं जिसको हम नोवैक बोलते हैं, जिससे कि क्लॉट नहीं बने, नोवेल ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स, जिसको रिवोरेक्साबैन जो है वो अभी यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में आपका एस्पिरिन बंद करके बाकी जो क्लोपिग्रेल है वो चलता है, क्योंकि तीनों दवाइयाँ अगर दी जाए तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली जो है ओल्ड एज पेशेंट्स में। तो इसीलिए आपका एस्पिरिन बंद करके जो क्लोपिग्रेल है और जो नोवैक्स है वो दोनों चलता रहेगा, ताकि आपके हार्ट का भी केयर हो सके और आपका जो लंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और कोविड की वजह से उसका भी टेक केयर हो सके। जी डॉक्टर साहब, कोरोना होने के बाद भी हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है लोगों में। जी हाँ। ये क्यों हो रहा है? हाँ, ये जो मैं बता रहा था कि पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें कि क्लॉट बन जा रहा है लंग्स में, तो सेम वे में जो हार्ट की नलियाँ हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी की नलियों में हो रहा है, तो हार्ट की नलियाँ भी है जहाँ पर कि क्लॉट बनता है। तो कई बार हमने देखा कि कोविड के बाद में पोस्ट 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद यंग पेशेंट्स 30 ईयर्स 35 ईयर्स 40 ईयर्स के जो आ रहे हैं, जिनको कि कोविड के वजह से जो है हार्ट अटैक हो रहा है। और ये नोन फैक्ट है कि कोविड से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर आपको चेस्ट पेन हो, सेंटर में पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कर सकते हैं। ईसीजी होने के बाद में और आपको दवाई वगैरह दी जाएगी। जी डॉक्टर साहब, कोविड होने के बाद ये जो हृदय रोगी हैं, इनको वैक्सीन कब लगवाना चाहिए? कोविड होने और ये कितना सुरक्षित है हृदय रोगियों के लिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। वैक्सीन तो जैसे मैंने बताया, एक बार कोविड हो गया तो 90 डेज का गैप रिकमेंडेड है। वो नॉर्मल पेशेंट है या कोविड पेशेंट है, सेम है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। और हार्ट पेशेंट में बहुत सारे सवाल जो हमारे पास पिछले 1 महीने 2 महीने से आ रहे हैं, डेली 10 फ़ोन कि डॉक्टर साहब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, आपने मेरा ऑपरेशन किया है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ, क्या मुझे कोई दवा बंद करनी है?
तो आप वैक्सीन ले सकते हैं और आपको वैक्सीन लेना ही है, क्योंकि आप और ज़्यादा प्रोन हैं कि अगर आपको एक बार कोविड हो गया तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, दोबारा हार्ट अटैक भी हो सकता है, और एक बार हो गया तो मैनेज करना मुश्किल होगा। इसीलिए कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं कि यदि आपकी किडनी खराब है या हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें, या डायबिटीज़ है। दूसरा, वैक्सीन जो है बहुत सेफ है और आपको कोई भी दवा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एस्पिरिन या जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही हैं, आप सेफली जाकर लीजिए, कोई भी मेडिसिन आपको बंद नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, एक अलग टाइप के पेशेंट्स हैं जिनका वॉल चेंज हुआ है, जिनको बचपन में वॉल ख़राब है, तो ऐसे लोगों को खून पतला करने की दवाई चल रही है जिसको हम एसिट्रॉम बोलते हैं। तो ये पेशेंट्स हम रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 दिन ये दवा बंद की जाए और 3rd डे पर वैक्सीन लेके 3rd डे से शाम को ये दवा शुरू कर दी जाए, क्योंकि ऐसे पेशेंट में कभी कभी इंजेक्शन लगाने से लोकल स्वेलिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इसीलिए। अदरवाइज सेफ है ये। और हार्ट के पेशेंट्स और जिनका वॉल भी चेंज हुआ है, जिनको हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास हुआ है, सारे लोगों को ये वैक्सीन लेना है। मतलब उनके लिए पूर्णतः सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है और सेफ्टी प्रदान करती है। जी डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है और ये क्यों हो रहा है लोगों में? पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। हमने देखा कि जो पहली वेव में भी थे तब भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं, अभी तो आना शुरू हुए हैं। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, एक बार कोविड हो गया तो इनके मन में एंजाइटी, सबसे पहला जो है कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना, दूसरा व्हाट्सएप पे यही सब डिस्कशन चारों तरफ चल रहा है, तो ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो और अल्टीमेटली वो जाके ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है। तो उसके कारण से जो नहीं भी होना है चीज़ें, वो जाके हार्ट पे इफेक्ट करके आपकी धड़कन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। तो ये सब समस्याएं लेकर हमारे पास आते हैं और देखा गया कि उनके जो हार्ट, दिल की धड़कन है वो 130, 140 ऐसा है, और कोई भी समस्या वैसे नहीं, एक्सरे नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल है। कुछ भी हो तो हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और उससे दूर खेलना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारा समय खत्म हो रहा है तो हम चलते हैं। डॉक्टर, एक मैं लास्ट बोलना चाहूँगा सबको, एक पोस्ट कोविड जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, जिसमें सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए जिस पर हम ध्यान नहीं देते, वो है मेडिटेशन। ध्यान बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये जो पोस्ट कोविड समस्या से बाहर निकल पाएंगे, तो उसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। जी, मतलब हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, एकाग्र चित्त होइए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ध्यान, मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए। डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इतने कम समय में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ पुनः होंगे उपस्थित, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।